ट्रांसलेशन में हम लोग क्या सीखे हैं? इज, एम, आर, शैल, विल, वाज, वर, ये सब सीखे हैं। आर्टिकल सीखे हैं, आर्टिकल। फिर उसके बाद में और क्या सीखे हैं? दो चीज, इतना ही ना? इज, एम, आर, शैल, विल, वाज, वर, आर्टिकल, और कुछ नहीं। बाकी तो इंग्लिश के बारे में इंट्रोडक्शन तो सिर्फ जाने थे। तो आज ये बहुत ही सिंपल चीज है, दिस दैट। दिस दैट कौन नहीं जानता? है बच्चा क्लास का है, दिस दैट और दिस दोज। दिस दैट दिस दोज दोनों एक दूसरे से सेम टू सेम मैचिंग है। देखो ये मेरा, ये इसके पार्टी है और ये इसका पार्टी है, दोनों पार्टी बना हुआ है। दिस दैट दिस दोज में दिस और दिस साथ साथ है, दैट और दोज साथ साथ है, दोनों का अपना एक पार्टीशन है। अब इसमें ध्यान देखना है, इसका इस्तेमाल कहां पर करेंगे? नजदीक से रिलेटेड शो करेगा तब। यह किताब है, यह कलम है, ये कॉपी है, नजदीक में शो करेगा तब हम लोग दिस और दिज का इस्तेमाल करेंगे नजदीक के लिए, और इसके लिए दूर के लिए, दूर के लिए। जैसे कि वह लड़का है, दूर में लड़का है ना भाई, तो वे बसें हैं, बहुत सारा बस है उधर, तो दूर में रहेगा तो दैट दोस्त, भी में रहेगा तो यह किताब है, यह कलम है, यह लड़का है, यह लड़की है। नजदीक वाला में ये सब गाये हैं, तो जो नजदीक के बोध कराएगा तो उसमें दिस दिस, और जो दूर का बोध कराएगा दैट दो। ये समझने के लिए फेरा था। अब ऐसे समझिए, अब दिस दैट में सर ये चूंकि सिंगुलर यूज करते हैं इसमें, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब कि एक वचन में इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है ना? सिंगुलर नाउन वर्ब जो भी हो जाता है, सिंगुलर मतलब कि एक वचन में ही यूज करेंगे। और जब भी कोई एक वचन का यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन के हिसाब से लगाएंगे। है रहेगा तो इज वगैरह लगा लेंगे, था थे थी रहेगा तो वाज लगा लेंगे, गा गे गी के रहेगा तो अपना हिसाब से हम लोग सोच लेंगे, ठीक है ना? सिंगुलर रहेगा तो एक ही वचन के लिए हम सोचेंगे, बहुवचन वाला उसमें नहीं घुस कर देंगे कि वह लड़का था तो वार लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है। सिंगुलर नंबर मतलब एक ही वचन का चीज का इस्तेमाल करना है, वार ये सब तो बहुवचन के लिए होता है, तुम ये सब के लिए, ठीक है ना? और इसके लिए हम लोग हमेशा परमानेंटली प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि बहुवचन के लिए। जैसे कि गायें तो कौ, तो एस लगा के कौस, लड़के तो बॉयज, लड़कियां गर्ल्स, इस तरीके से। और जब ये प्लूरल है, बहुवचन में है, तो बहुवचन के साथ में हम लोग को वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो कि बहुवचन वाला। जैसे कि वर, था थे थी रहेगा तो है वगैरह रहेगा तो आर लगाएंगे, इस तरीके से। तो हमको सिचुएशन समझ में आ गया कि दिस दैट में हम लोग इज वगैरह का यूज करेंगे और दिस दोज में आर वगैरह का यूज करेंगे। अब अगर दिस दीज के बात करेगा तो ये नजदीक शो करेगा, और दैट दोज करेगा तो ये दूर के शो करेगा। कभी कभी भावनात्मक रूप से भी सोचना कि दूर और नजदीक में फीलिंग आएगा, तभी हम लोग दिस दैट और दिस दोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? फीलिंग में भी कभी कभी किसी का मतलब नहीं बनता है, कोई कोई ऐसा हो जाता है किसी का मतलब नहीं बन रहा है कि इसमें दिस है कि दैट है, तो वे लोग, इन लोग, इन लोग, इन लोग, और वे लोग, उन लोग। तो देखो, तो इन लोग, उन लोग, तो थोड़ा सा नजदीक और दूर का फासला समझ में आ रहा है। ऐसा सिचुएशन में भी हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? सिचुएशन समझ करके जो यहाँ समझाया है वही चीजें यहाँ पर सब रूल्स में लिखा हुआ है, तो इसको समझिए थोड़ा। हेडिंग, यूज ऑफ, यूज मतलब क्या? इस्तेमाल, इस्तेमाल, और ऑफ माने तो क्या जानते हैं? तो यूज ऑफ, यूज ऑफ किसका यूज सर? दिस दैट दिस दोज, मतलब कि दिस दैट दिस दोज का प्रयोग, इस्तेमाल या प्रयोग भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना? प्रयोग, हम लोग का चैप्टर का नाम ही है कि दिस दैट दिस दोज का प्रयोग। यहाँ पर हम लोग प्रयोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना? इस्तेमाल। तो जो चीज है साइड में बताया वो मेरा तरीका से अपना था स्टाइल बताने का, वही चीज को यहाँ थ्योरेटिकल मतलब बढ़िया से लिखा हुआ है थ्योरी के रूप में। तो यहाँ पर पहले तो ये सबका हिंदी लिखा हुआ है कि दिस मैंने यह होता है, दैट मैंने वह होता है। इसके साथ में सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन या तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, मतलब एक ही वचन में वर्ब रहना चाहिए, ठीक है ना? जो भी रहे। दिस का अर्थ इसका होता है ये, इन, ये सब, ये हो सकता है कुछ भी एक तीनों में से। और दोज का अर्थ होता है वे, उन, वे सब, मतलब कि दूर में बोध करा रहा है भाई, तो दोज हो गया है। और दिस नजदीक में बोध करा रहा है, यहाँ पर एक दोनों का मतलब भी लिखा गया है। एकने का इस्तेमाल कहाँ करना है सर? प्लूरल, प्लूरल मान लें अभी जैसे बताया बहुवचन में, ठीक है ना?
प्लूरल मतलब बहुवचन वर्ब रहे चाहे बहुवचन नॉन रहे, ठीक है ना, सब बहुवचन में होना चाहिए। दिस और दिज का यूज नजदीक व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी चीज हो, नजदीक के लिए जितना भी शॉर्टकट में बताया गया सब यहाँ पास लिख दिया गया है वही चीजें। दैट और दोज का यूज व्यक्ति हो या वस्तु हो वो भी दूर के लिए, ठीक है ना, तो इसका इस्तेमाल दूर के लिए और इसका नजदीक के लिए, जैसे कि वहां समझा दिए हैं छोटा सा। दिस दैट दिस एवं दोज का यूज इशारा मतलब इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई चीज को हमको इशारा करना होता है ना तो हम लोग कहते हैं कि देखियो वो वाला किताब वाला ही ने, तो जब हम लोग इशारा ही करते हैं, जब भी इशारा करेंगे तो कुछ ऐसे भी शब्द हो सकता है जिसको हम लोग इशारा करें लेकिन दिस दैट वहां पर नहीं आए, तो वैसा सिचुएशन में भी हम लोग इसी के सिस्टम का पालन करेंगे, ठीक है ना, दिस दैट का ही इस्तेमाल करेंगे। कभी भी ऐसा कभी कोई बाई चांस ट्रांसलेशन बन जाता है जिसमें इशारा काम कर जाता है, ठीक। वो वाला किताब वाला ही तो वो वाला तो वो वाला मतलब कुछ वो वाला दिस वन दैट वन वाला याद आ रहा है, वो वाला एक बार पढ़ाए थे, यूट्यूब पे डाला हुआ होगा देख लेना, वो वाला वो वाला तो क्या हो गया वो वाला दिस वन दोज वन ना, दोज THOAC दोज वन, तो ये वाला दिस वन है ना, यह वाला दिस वन, दैट वन ये पहले ही से पढ़ाया हुआ है तो यूट्यूब पर देख लेना जाकर के मिल जाएगा। तो जस्ट इंडिकेट करने में हम लोग का वही चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इशारा ही इसके लिए है। ये वाला किताब, वो लड़का, ये लड़का, ये सब गाय, तो हम इशारा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अंगुरियों से भी ये वाला, तो वैसा सिचुएशन में हम लोग इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो एक आगो एग्जाम्पल सभी पर थोड़ा इधर में 3-4 को एग्जाम्पल्स उधर में भी दे दिए हैं कि रिलेटेड अगर दिस और दैट से रिलेटेड एक आगो एग्जाम्पल्स, तो दिस के साथ में यहाँ पर समझना थोड़ा सा है। हम शुरुआती में जब क्लास लिया गया था तो उसमें क्या बताया गया था कि हम लोग को स्ट्रक्चर फॉलो करना है ट्रांसलेशन के लिए, और बार बार हम स्ट्रक्चर नहीं लिखाने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर क्या था हम लोग का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो ठीक नहीं है तो फिर अपना जो भी एगो है, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। और सब्जेक्ट का मेन कंडीशंस क्या था, चाहे तो वो नॉन हो सकता है या प्रोनाउन। नॉन माने कोई नाम, और प्रोनाउन माने जो हम लोग जानते हैं कि मैं, तुम, यह, वह, जितना भी होता है वो सब चीजें। तो सर्वनाम जो कि हिंदी में भी व्याकरण में पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा उस टाइम में भी, और जब व्याकरण चालू करेंगे ग्रामर, इसमें इंग्लिश ग्रामर में, ये तो ट्रांसलेशन में चल रहा है थोड़ा सा, उसमें भी इसके बारे में जिक्र हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना है कि यह लड़का तेज है। अब एक चीज को और समझना, इसी में इसी क्वेश्चंस को घुमा देगा, यह तेज लड़का, यह तेज लड़का है, ऐसा सिचुएशन में इसका ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंट हो सकता है कि नहीं, दोनों में डिफरेंसेस हो जाएगा, इसको भी समझिएगा ध्यान से। कोई भी चीज अगर सब्जेक्ट के साथ में सट के आ रहा है और कोई नॉन्स वगैरह हो और उसी के साथ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं नॉन्स वगैरह, तो उसके साथ में सब्जेक्ट गिनती करेंगे। कोई भी प्रोनाउन के साथ में नॉन सटले आ रहा है तब वैसा सिचुएशन में सब्जेक्ट में गिनती ही करेंगे उसको पूरा को ही। तो हमको पहले ढूंढना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम जान रहे हैं कि यह है, लेकिन आप यहाँ पर दिस के साथ में बुआई क्यों लगा दिए हैं, तो अभी जैसा कि बताए थे सब्जेक्ट के साथ में नॉन, मतलब कि नॉन प्रोनाउन अगर साथ रहेगा तो पूरा एक ही साथ में सब्जेक्ट गिनती करेंगे। और चूंकि इसमें एक चीज और कॉमन नोट करना है कि संबंध भी बताते रहेगा, यह लड़का, वह लड़का, वह लड़की, वे लड़की, वे गाय, तो साथ दोनों एक ही में नजर आ रहा है कि वे गाय, वे लड़की, तो ये साथ दिख भी रहा है, तो यह लड़का, ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा मेरा। तो पूरा सब्जेक्ट के हिसाब से दिस बॉय एकदम सेम टू सेम ही लिखेंगे लाइनिंग में, ऐसा नहीं कि तिरछा तिरछी करेंगे। तिरछा स्ट्रक्चर में होता है जब उसको वर्ब इधर उधर करना रहेगा तब, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट पहले, तो दिस बॉय, उसके बाद का कंडीशन है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है तो है के हिसाब से, और दिस ये है तो इसका मतलब एक वचन, तो एक वचन में है के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इज, क्योंकि आर इस्तेमाल करेंगे तो आर तो बहुवचन होता है बड़ी मनी के लिए, और आई एम तो आई के लिए होता है, और इसमें तो हूं के बाद आया भी नहीं है, मैं का बाद भी नहीं आया है, तो उसका यूज ही नहीं करना, ये नहीं होगा। एक नहीं दोनों में से कोई होगा क्योंकि दोनों के लिए है, लेकिन एक वचन के लिए खाली इज होगा। तो सब्जेक्ट पहले चुने, दिस बॉय, इज, और जो ऑब्जेक्ट बचा
हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या था, चाहे वर्ब रहेगा चाहे ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इसमें वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, वर्ब नहीं है तो छोड़ो उसको वर्ब को। अब अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता तो पहले वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब अगर यही नहीं रहता खाली वर्ब तो खाली वर्ब ये नहीं लिखते। तो दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, अगर इसको बनाना रहेगा तब यह के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसको अलग कर देंगे, दिस हेल्पिंग वर्ब में आएंगे, दिस इज इंटेलिजेंट बॉय, बॉय इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं, इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, बॉय इंटेलिजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बॉय इंटेलिजेंट, दिस इज बॉय इंटेलिजेंट या दिस इज इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है ना, ऐसे चलेगा क्योंकि दोनों इधर से लास्ट में ये सब नॉन और एक तरह से ऑब्जेक्ट में ही जा रहा है इसीलिए। लेकिन इसके जैसा नहीं बनेगा, इसमें सब्जेक्ट के साथ में ही ये आ गया, इसके वजह से ये कंडीशन चेंज। जैसे यहाँ पे यह एक पुस्तक है, अब इसमें आर्टिकल भी आया है जो भी हम लोग पढ़े हैं, तो यह के लिए सब्जेक्ट यहाँ पर खाली है तो दिस, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इज। आर्टिकल कहाँ यूज होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आर्टिकल लगता है, आर्टिकल में चाहे तो ए और एन के बात करेगा तब, ठीक है ना, ए और एन में जब बात करेगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज किया जाता है ए एन, ठीक है। तो दिस इज, अब क्योंकि लास्ट में ऑब्जेक्ट मेरा बच गया, तो जो ऑब्जेक्ट बच गया लास्ट में तो लास्ट में लिख दीजिए, वर्ब रहता तो उसको भी लिख देते। वह कमीज काली है, यहां पर समझिएगा, वह कमीज, अब देखो वह के साथ में कमीज साथ ही आ गया, वह कमीज बोलने में भी लग रहा है वह कमीज, और चूंकि कमीज भी एक तरह का नॉन ही, वह कमीज, तो दैट शर्ट इज हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आगे वाला स्टेप, और ब्लैक मतलब काली, जो भी मेरा पास में ऑब्जेक्ट है तो ब्लैक, जस्ट ये चीज याद रखना है, कॉन्सेप्ट को समझना, लेकिन बड़ी इसमें गलती करता है ये सब आगे पीछे अगर रहता है तो। ये कल में ध्यान देना, जब भी ये लिखाएगा तो यहाँ पर भी बहुवचन जरूर लिखा रहना चाहिए, नहीं लिखाया तब भी बहुवचन का लगेगा ही, ऐसा नहीं कि खाली कलम के पेन खाली लिख देंगे, ये कल में, ये कलम, ये कल में यहाँ पर लगना चाहिए ट्रांसलेशन में, ठीक है, जब भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो लगा हुआ ही मिलेगा। तो ये कल में, तो पहला तो सब्जेक्ट ढूंढेंगे दिस, और इसमें कोई और सब मिल नहीं रहा है नॉन, तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, दीज आर कलम के पेन, और पेन के साथ में कल में बड़ी मनी कलम तो एस लगा। इसको भी पढ़ाया जाएगा ग्रामर में कि हम लोग कोई भी चीज को सिंगुलर नंबर से बहुवचन में कैसे करेंगे, मतलब कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज करते हैं, तो वो ग्रामर में पढ़ाएंगे, पहले ट्रांसलेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद में ये लड़के तेज हैं, तो ये लड़के, आप देखो इसमें ये साथे आ रहा है, ये लड़के बोलने में भी लग रहा है कि साथे साथे आ रहा है, ये लड़के, तो दीज बॉयज, चूंकि लड़के बड़ी मनी है तो बॉयज, दीज बॉयज, और चूंकि बड़ी मनी है सर बहुवचन में तो आर, और तेज ऑब्जेक्ट मेरा बच गया, इंटेलिजेंट। स्ट्रक्चर हम वही फॉलो कर रहे हैं, उसमें से कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। और एक चीज और याद रखना, जब भी दीज दो जी सब मिलेगा तो कभी भी बीच में एक और ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि ये सब एक लड़के हैं, ये सब बड़ी मनी है तो एक कैसे हो जाएगा, तो ये चीज नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। वे गायें काली है, तो वे गायें देखो इसमें भी ऐड हो गया, वे गायें जो कि साथे साथे आ रहा है, तो दोज कॉस एस लगाना है क्योंकि ये बहुवचन में आ रहा है, और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आर, और काली के ब्लैक। एकदम ओवरऑल कंडीशन एकदम ऐसा ही रहेगा लगभग ट्रांसलेशन में, और इसको प्रैक्टिस कर लेना है, ये गाड़ी है, ये कार है, जो भी चीजें है तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सब लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स, हेलो गर्ल्स बोलते हैं ना जी, सब लड़की सुनो। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आने लगेगा कि हमको इंग्लिश थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। और अगर तुमको बढ़िया से इंग्लिश सीखना भी है ना, तो इसके लिए एक चीज कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत इंग्लिश वाला गाना सुनिए, या इंग्लिश वाला फिल्म वगैरह देखिए, या तो फिर अगर आप मोबाइल में देखते हैं ना तो टिपने वाला रहता है इंग्लिश में ट्रांसलेट, हिंदी बोलेगा तो इंग्लिश लिखा लिखा आएगा, ठीक है ना, कैप्शन सी सी लिखा रहता है ना उसको टिपने से, तो जब वैसे ही करेंगे तो उससे भी तुमको थोड़ा सा दिमाग काम करने लगेगा, दिमाग लगने लगेगा कि यार इंग्लिश थोड़ा सा सुन रहे हैं कुछ और ओकर मतलब नीचे लिखा इंग्लिश में, तो थोड़ा सा समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। हम भी कभी कभी इंग्लिश गाना सुनते हैं तो कभी इंग्लिश फिल्म में बोलता है ना तो उसको भी समझते हैं, मतलब कि अगर इंग्लिश बेहतर ढंग से सीखना है तो जो सीखते हैं उसको तो रखना ही है, प्लस में इसी से रिलेटेड गाना सॉन्ग्स जो सुनते हैं थोड़ा सा इंग्लिश चेंज करिए कभी कभी,
फिल्म देखते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा क्लिक कर दीजिए और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, उससे थोड़ा सा इंग्लिश समझ में आने लगेगा, हल्का हल्का समझ में आने लगेगा। और फिर उसके बाद में लगभग हर काम एरिया में तो इंग्लिश मिलता ही मिलता है। इसके बारे में तो इंट्रोडक्शन में बताया गया था इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो होमवर्क के लिए ट्रांसलेशन लिख लीजिए आप लोग, और ऑनलाइन वाला बच्चा के लिए 2-3 को ट्रांसलेशन यहाँ दे देते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। तो बना लीजिएगा, ठीक है ना। और ये तुम लोग भी लिख लो, स्पेलिंग भी लिख दे। चलो 2-3 गो स्पेलिंग जिसको नहीं पता रहेगा यहाँ देख लेगा और समझ लेगा।